अब मैं समझा। बरसों पहले मैंने तुम्हें राज्य से बेदखल कर दिया था, इसलिए तुम अपने बेटे के साथ मिलकर मुझसे बदला लेना चाहते हो। देख क्या रहे हो? इन तीनों को तुरंत मौत के घाट उतार दो। तभी रंग बिरंगे किरणों के साथ वो ही परी प्रकट हो जाता है जो बरसों पहले आदित्य से मिली थी। मंत्री जी, ये महल तो मेरा महल से भी बड़ा और सुंदर है। आखिर ये भला किसका है? ऐसा कौन है जो हमसे भी ज्यादा अमीर है? महाराज, मैंने कभी ऐसा महल नहीं देखा। हमारे राज्य में तो ऐसा कोई नहीं है जो आपसे भी अमीर हो। मंत्री जी, आप तुरंत पता कीजिए ये महल किसका है और इतना धन आया कहां से। जरा हम भी तो देखें, आखिर वो है कौन। इतना कहकर राजा वहां से अपने महल चला गया। अगले दिन राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपने पता किया आखिर वो महल किसका है? उसके पास इतना धन आया कहां से? जी महाराज, मैंने पता किया था। वो महल एक मशुए की है जिसका नाम आदित्य है। वो अपनी पत्नी और अपना बेटे के साथ रहता है। और महाराज, कुछ दिन पहले तक उसके पास खाने को दान नहीं था, लेकिन अब देखिए उसके पास इतना बड़ा महल है। ये बात सुनकर महाराज बहुत चौंक जाता है और कहता है, मंत्री जी, आपने पता किया उसके पास इतना धन कहां से आया? क्षमा करिए महाराज, मैंने उन दोनों से पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होकर बोला, उन दोनों पति पत्नी को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। इतना कहते ही सैनिक आदित्य के घर तक पहुंच जाता है। अरे आदित्य, कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हें अभी महाराज ने बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? तुम एक मशवरे होकर इतना बड़ा महल कैसे बनाया? ये तो राजा की प्रति गद्दारी है। इस वजह से तुम्हें महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इतना कहकर आदित्य को राजमहल ले आते हैं। आदित्य, बताओ, तुम एक मासवारे होकर तुम्हारे पास इतने धन कहां से आया जो तुम हमारे महल से भी बड़ा भवन बना लिया? मैंने सुना तुम्हारे पास कुछ समय पहले तक खाने का धन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास इतने धन कहां से आ गया? महाराज, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये धन कहाँ से मिला, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये धन कोई बेईमानी का नहीं है। अगर तुम्हारे पास बेईमानी का धन नहीं है तो फिर तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? बताओ मुझे। क्षमा करिए महाराज, मैं आपको ये बात नहीं बता सकता हूँ, चाहे आप मुझे मृत्युदंड ही क्यों ना दे दे। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं समझूंगा कि ये धन चोरी का है और चोरी के अपराध से मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर कर दूंगा। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ महाराज, अगर मैंने आपको ये बता दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आदित्य, मैं तुम्हें इसी वक्त इस राज्य से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों पति पत्नी इस राज्य में दिखे तो तभी मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। राजा का आदेश सुनकर आदित्य अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया। वो बेचारा अपने घर से कुछ धन भी नहीं ले जा सका। चलते चलते एक जंगल में बैठकर अपने परिवार को बोला, किस्मत ने हमें वहीं पर लाके खड़ा कर दिया भाग्यवान। शायद हमारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा जी, हम जहाँ पर खड़े थे वहीं पर आकर खड़े हो गए। अब पता नहीं हमारी किस्मत में सुख लिखी है भी नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास कोई सहारा नहीं है भाग्यवान। अब हमें इसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहना होगा। आदित्य अपने परिवार के साथ उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गया। गोलू भी धीरे धीरे जवान होने लगा। एक दिन वो अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते?
ऐसा क्या हो गया है कि हम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अगर हम उस राज्य में प्रवेश करें तो उस राज्य की राजा हमें मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? वे हमें भला क्यों मारेंगे? आदित्य अपने बेटे को सारी बातें बताने लगा। पिताजी, ये तो फिर हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। इसका इंसाफ तो आपको दिलाकर ही रहूंगा। अरे बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन ये इंसाफ के लिए सही समय नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में और भी मौके आएंगे, तब तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। इधर राजा अपने मंत्री से बात कर रहा था। मंत्री जी, हमारी पुत्री अब विवाह की योग्य हो गया है और हमारी पुत्री इतनी सुंदर है कि कई सारे राज्य से प्रस्ताव आया है। लेकिन हम चाहते हैं राजकुमारी के साथ जिस भी राजकुमार से विवाह होगा वो राजकुमार बलवान के साथ बुद्धिमान भी हो। मैं समझ गया महाराज। आप अगर मेरी बात माने तो आप 3 प्रश्नों को तैयार करिए और सारे राज्य में ये ऐलान कर दीजिए। जो भी राजकुमार आपकी ये 3 सवालों का उत्तर दे पाएगा उसके साथ आप अपनी बेटी का विवाह देंगे। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। आपके कहे अनुजाई मैं अपनी 3 प्रश्नों को तैयार करता हूँ। आप जाकर पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो कि जो भी ये 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करवाऊंगी। मंत्री ने तुरंत ही आसपास के राज्यों के राजकुमारों को ऐलान कर दिया। आदित्य को जैसे ही यह बात का पता चला, तुरंत अपने बेटे गोलू से कहा, बेटा, तुम कहते थे ना कि तुम इस जंगल से आज़ाद होना चाहते हो। अगर तुम्हें इस जंगल से आज़ाद होना है तो तुम्हें महाराज की पुत्री मलिका से शादी करने होंगे। महाराज ने अपने बेटी के साथ विवाह करने के लिए 3 प्रश्न करेंगे। उन 3 प्रश्न का उत्तर जिस भी राजकुमार दे पाएगा वही बनेगा राजा की उत्तराधिकारी, और वो 3 सवालों का उत्तर तुम्हें ही देना होगा और मलिका से विवाह करना होंगे, तभी हमारी इंसाफ मिल पाएगा। राजमहल में अचपच के राज्य से आए हुए 2 राजकुमार खड़े हुए थे। राजकुमारी मलिका महाराज के करीब खड़ी हुई थीं। वही राज्य की आम नागरिक भी खड़े हुए थे, जिसमें से गोलू भी था। राजा ने राजकुमारों को देखकर बोला, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य एक बार खो दे तो दोबारा नहीं मिलता। और ये मेरा दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो इंसानों के मन में अंधकार पैदा करता है। और ये मेरा तीसरा प्रश्न, वो क्या है जो इंसान एक बार पाले तो उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होता। राजा के प्रश्न को सुनकर दोनों राजकुमार सर झुकाकर खड़े हो गए। महल में सन्नाटा पड़ गया। तभी गोलू भीड़ से निकलकर राजा के पास गया और निडर होकर बोला, आपका पहला प्रश्न था कि ऐसा क्या है जो मनुष्य खो दे तो वो दोबारा नहीं मिलता। इसका उत्तर है समय महाराज। एक बार समय चला जाए तो वो लाख बार कोशिश करने पर भी वो समय नहीं ला पाएगा। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि वो क्या है जो मनुष्य की मन में अंधकार पैदा करता है। वो है ईर्ष्या महाराज। आपका तीसरा प्रश्न ये था कि वो क्या है जो इंसान एक बार पाले तो उसकी चाह कभी ख़त्म नहीं होता। वो है धन महाराज। जो मनुष्य के पास जितना भी धन का भंडार भी क्यों ना हो, उसकी चाह कभी ख़त्म नहीं होता। अंजन लड़के के प्रश्न का उत्तर सुनकर राजा चौंक जाता है। वाह, क्या बात है। तुमने इन 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, परंतु तुम दिखने में कोई राजकुमार नहीं लगते। ना ही पहले मैंने तुम्हें इस राज्य में देखा है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, नहीं मैं इस राज्य में रहता हूँ। मैं तो इस रामपुर राज्य की बाहर एक जंगल में रहता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ लड़के कि तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी तुम्हारी बुद्धि से इन 2 राजकुमारों को हरा दिया। इसीलिए मैं तुम्हारी माता पिता से मिलना चाहता हूँ। राजा के आदेश सुनकर कुछ देर बाद गोलू के माता पिता राजमहल में आ जाते हैं। राजा उन दोनों को देखकर बोला,
तुम दोनों वही हो ना जिसे मैं कुछ बरस पहले राज्य से बेदखल कर दिया था। हाँ महाराज, मैं वही हूँ। अब मैं समझा। बरसों पहले मैंने तुम्हें राज्य से बेदखल कर दिया था, इसलिए तुम अपने बेटे के साथ मिलकर मुझसे बदला लेना चाहते हो। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को बोला, देख क्या रहे हो, इन तीनों को तुरंत मौत के घाट उतार दो। तभी रंग बिरंगे किरणों के साथ वो ही परी प्रकट हो जाता है जो बरसों पहले आदित्य से मिली थी। वो परी प्रकट हो गए और क्रोधित अवस्था में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अत्याचार की सारी हदें पार कर दिया महाराज। बरसों पहले तुम आदित्य के परिवार को राज्य से बेदखल कर दिया। बेचारे राज्य के बाहर जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गया। फिर आदित्य ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिया और बुद्धिमान बनाया कि तुम उसकी बुद्धि से प्रसन्न होकर तुम उन्हें राज्य में बुलाने के बजाय तुम उन्हें मारना चाहते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परी क्रोधित होकर राजा को जलाने ही वाला था कि तभी आदित्य परी को बोला, क्षमा कर दो परी, मैं नहीं चाहता कि महाराज को अपने बेटी के सामने जला दिया जाए। सुना तुमने, इसे कहते हैं इंसानियत। बरसों पहले तुम्हें आदित्य ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे नहीं बताने के लिए कहा था। यही हमारे परिलोक के नियम हैं। अगर वो तुम्हें बता देते तो तुम तुरंत ही वहीं पर मर जाते। अगर वो चाहते तो तुम्हें बताकर मार भी सकता था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया और चुपचाप जंगल में रहने लगा। ये होता है इंसानियत। ये बात सुनकर राजा दुखी होकर बोला, मुझे माफ कर दो आदित्य, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तुम मुझे माफ कर दो। मैं ये ऐलान करता हूँ, आज से इस राज्य का महाराज तुम्हारा बेटा होगा और मेरी बेटी के साथ विवाह। कोमलपुर राज्य के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी का बर्तन बनाता और अपना घर चलाता था। एक दिन गोविंद और उसकी पत्नी राधा गांव के लोगों के बारे में बात कर रहा था। मैं इसी बात को लेकर खुश होकर हम लोगों को साहूकार से उधार लेना नहीं पड़ा, नहीं तो वो हमें सोच लेते। हाँ, आपने ठीक कहा। वे हमारे गांव के लोगों की तरह जैसे पहले उधार देते हैं, फिर ब्याज समेत संपत्ति हड़प लेते हैं। छोड़िए, हमें क्या लेना देना। ओमा, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। रुक जाओ बेटी, आ रही हूँ मैं। इतना कहकर गोविंद और राधा घर के अंदर चले गए। आज तुमने खाने में क्या बनाया राधा? क्या बनाऊंगी, ईश्वर की कृपा से घर में जो था वही बनाया। आजकल तो धंधा भी मंदा चल रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या उधार लेने के बारे में सोच तो नहीं रहा तू? नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर कुमार ने खाना खाया और घर से निकल आया। उस बात से उसको मन ही मन बहुत उदासी होने लगा। इधर उसकी व्यापार भी धीरे धीरे इतना घट रहा था कि उसको परिवार का पालन पोषण करना ही उसको मुश्किल लग रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते कुमार सो गया। अचानक आधी रात को जगा और राधा को जगाने लगा। राधा, ओ राधा, उठो ना। क्या हुआ जी? कोई बुरा सपना था क्या? हाँ राधा, मैं एक सपना देखा कि मैं साहूकार से उधार मांगने चला गया और वो मुझे 100 सोने का मुद्राएं उधार दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस रकम को कैसे चुकाऊंगा और साथ में प्याज भी है। अरे आपने तो डरा ही दिया बुद्धू। सपना तो सपना ही होते हैं, इसके वास्तविक में क्या लेना देना। सो जाओ आप अभी। अगले दिन सुबह राधा पानी लेने गांव के ही कुएं पे चला गई। सुनो मेरी सहेलियों, मेरी बात सुनो। मेरी पतिदेव कुमार ने आज सपनों में साहूकार से 100 सोने की मुद्रा उधार लिए। राधा की ये बात सुनकर सहेलियों ने मजेदार कहानी सोचने लगा।
और अपने अपने घर में जाके अपने पतियों को बताने लगा। धीरे धीरे ये बात फैलकर शाहूकार के कानों तक पहुंच गया। ये बात सुनकर शाहूकार के आंखों में लालच चमकने लगा और वो गोविंद के घर तक चल दिए। अरे ओ गोविंदो, क्या कर रहे हो? क्या कहो हुजूर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन ब दिन व्यापार में घाटा हो रहा है। हाँ, मैं भी आया तुम्हारी उधार को याद दिलाने के लिए। क्या कहा? उधार? क्यों भूल गए क्या? कल सपने में मेरे से 100 सोने का मुद्रा उधार लिया वो। अंदर से राधा सब कुछ सुन रहा था। क्या बोल रहे हो आप? कुमार ने सपनों में उधार लिया, लेकिन वास्तव में इसका कोई मेल नहीं है। अरे राधा, तुम ये क्या बोल रहे हो? उधार तो उधार होता है ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं भी इतने कठोर हृदय का नहीं हूँ कि एक साथ मांगूंगा। कल से 1 महीने की मोहलत देता हूँ। थोड़ी थोड़ी करके उधार चुकता कर देना और साथ में ब्याज भी है। इतना कहकर शाहूकार अपने घर के लिए चल दिए। राधा और गोविंद ये बात सुनकर मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। तभी राधा अचानक अपने आप बोला, गोपाल, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? मतलब आसान है। गोपाल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। हाँ राधा, तुमने ठीक कहा। मैं कल ही गोपाल के पास चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह गोविंद गोपाल के घर चला गया। गोपाल गांव का ही मुखिया था। वो बहुत ही चालाक चतुर था। उसको कभी कभी राजद्वार में भी बुलावा आता था, कोई बड़ी समस्या सुलझाने के लिए। अरे हुजूर, आप घर पे है क्या? कौन है? मैं हूँ गोविंद। ओ तुम हो, बताओ क्या बात है? गोविंद के सपने से लेकर साहूकार के साथ हुए झगड़ा सब कुछ गोपाल को बोल दिया। गोपाल ये बात सुनकर बड़े दुविधा में पड़ गए और बोला, तो ऐसी बात है, तुम्हारे साथ तो बहुत धोखा हुआ है। हाँ हुजूर, आप कुछ कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आओ मेरे साथ। इतना कहकर गोपाल ने कुमार को कमरे के अंदर ले चला और तिजोरी से एक सोने से भरा थैला उठाया और टेबल पर उड़ेल दिया। वहाँ से 100 सोने का मुद्राएं निकाला और टेबल पे रख दिया। सामने एक दर्पण भी था। ये सब देखकर कुमार को मन ही मन उदास हुआ और बोला, हुजूर, मैं आपसे ये कहने के लिए नहीं आया हूँ। आप साहूकार को उधार दे देंगे? इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? हाँ, दूसरा रास्ता भी है। जाओ और शाहूकार को उसको बुला कर लाओ। उसको कहना कि उसका उधार चुका दिया जाएगा। गोविंद गोपाल की ये संदेह लेकर तुरंत शाहूकार के घर तक चल दिए। शाहूकार ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और गोपाल के साथ गोविंद के घर के लिए चल पड़ा। अरे मोहन भाई, आप आ गए? हाँ गोपाल जी, आपने जो याद किया। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप गोविंद को सपने में 100 सोने का मुद्रा उधार दिया? हाँ, आपने ठीक सुना हुजूर, लेकिन गोविंद उधार चुकता करने से मना कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये बहुत नाइंसाफी है। गोविंद ने ये ठीक नहीं किया। आप ही कुछ कीजिए हुजूर। इसीलिए तो आपको मेरे घर बुलाया हो। सामने जो दर्पण में 100 सोने का मुद्रा दिखाई दे रही है, वो लीजिए और कर्ज माफ कर दीजिए। अरे हुजूर, ये कैसे संभव है? क्यों, जैसे संभव था गोविंदो को सपने में उधार देना। मुझे माफ कर देना हुजूर, मुझसे गलती हो गया था। मैं गांव वालों की बात सुनकर लालच में आ गया था, इसलिए गोपाल को ठगना चाहता था। मुझे माफ कर देना। ठीक है, माफ कर दिया। आगे कभी किसी के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें राज दरबार में खड़ा कर दूंगा।